गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की ताजा खबर। 1. गुजरात बीजेपी प्रमुख सी.आर. पाटिल ने क्षत्रिय नेताओं से की मुलाकात, कहा वे अपना गुस्सा रूपाला तक सीमित रखेंगे। दूसरे क्षत्रिय सम्मेलन से कुछ दिन पहले गुजरात भाजपा प्रमुख सी.आर. पाटिल ने कहा कि समुदाय ने केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला के खिलाफ अपने गुस्से के बावजूद भाजपा को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया है। गुजरात भाजपा प्रमुख सी.आर. पाटिल ने दावा किया कि क्षत्रिय समुदाय ने राजकोट सीट, जहां वह भाजपा के उम्मीदवार हैं, के लिए प्रचार करते समय समुदाय के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला के खिलाफ अपने गुस्से को दूर रखते हुए भाजपा के लिए अपने समर्थन का आश्वासन दिया है। विपक्ष का एक हिंसक तूफान था, एक चक्रवात था और इसलिए हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी, लेकिन समुदाय के भीतर से हमारे भाजपा पदाधिकारियों ने उनसे अपील की है और उनसे अनुरोध किया है कि जो बीत गया उसे भूल जाने दें। आपको ठेस पहुंची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही आप क्षत्रिय में माफ करने की शक्ति है। पाटिल ने गुरुवार को दक्षिण गुजरात के 108 क्षत्रिय संघों के नेताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा। 2. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की। स्पीकर ने नोटिस जारी किया। पठानिया ने कैबिनेट जगत सिंह नेगी द्वारा दायर एक नई याचिका पर होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर को नोटिस जारी किया, जिसमें उन 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी, जिन्होंने पहले विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गुरुवार को 3 निर्दलीय विधायकों को नोटिस जारी कर पूछा कि उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए, जबकि विधानसभा से उनका इस्तीफा अभी भी लंबित है। पठानिया ने कैबिनेट जगत सिंह नेगी द्वारा दायर एक नई याचिका पर होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर को नोटिस जारी किया, जिसमें उन 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी, जिन्होंने पहले विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। अपनी याचिका में नेगी ने तर्क दिया है कि 3 विधायक तब भी भाजपा में शामिल हुए जब उनके इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित थे, जो दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई को आकर्षित करता है। 3. कर्नाटक लोकसभा चुनाव रैली में राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी घबराए हुए हैं, जल्द ही आंसू बहाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में गरीबों से पैसा लूटा है। पीएम मोदी और बीजेपी की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी ने आगे आरोप लगाया कि एक पार्टी और एक व्यक्ति भारतीय संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को कर्नाटक के विजयपुरा में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मौजूदा लोकसभा चुनावों में भाजपा की संभावनाओं से घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जहां कुछ लोगों को अरबपति बनाया, वहीं कांग्रेस करोड़ों लोगों को लखपति बनाएगी। आप मोदी का भाषण सुने, वह परेशान है। कुछ दिनों में वह शायद आंसू बहा देंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री पर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। 4. उद्धव सेना ने हमें विश्वास में नहीं लिया, लेकिन मैं एमपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करूंगा। सांगली सीट विवाद पर विश्वजीत कदम। कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम का कहना है कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले और अन्य लोगों ने सेना को समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस को सांगली सीट क्यों लड़नी चाहिए, लेकिन किसी तरह सीट का मुद्दा नहीं सुलझ सका। जैसा कि महाराष्ट्र में सांगली के मतदाता 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम उस सीट के लिए पार्टी की दावेदारी में सबसे आगे हैं, जहां उनकी सहयोगी शिवसेना ने चंद्रहार पाटिल को मैदान में उतारा है। इसके बाद कदम ने कांग्रेस नेतृत्व को उद्धव ठाकरे की शिवसेना से सीट छीनने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, जो कांग्रेस की तरह ही महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। अपने प्रयास विफल होने के बाद कदम पाटिल के लिए प्रचार से दूर रहे। गुरुवार को उन्होंने इस बात पर कोई संदेह नहीं जताया कि कांग्रेस की सांगली इकाई अपनी पारंपरिक सीट से वंचित होने से निराश है। शुक्रवार को द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेस नेता पतंगराव कदम के बेटे, पूर्व मंत्री और सांगली में पलूस काडीगांव विधानसभा सीट से विधायक विश्वजीत कदम ने इस बात पर सफाई दी कि क्या वह एमपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे या नहीं। 5. एनआरआई मतदाताओं को लुभाने के लिए जालंधर के ट्रैवल एजेंटों ने उड़ान बुकिंग पर 50% कटौती की घोषणा की है। जालंधर में आईएलटीएस संस्थानों ने भी उन छात्रों के लिए 50% मासिक शुल्क माफी की घोषणा की है जो 1 जून को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आईएलटीएस केंद्रों ने उन छात्रों के लिए 50% मासिक शुल्क माफी की भी घोषणा की है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या आप पंजाब के अनिवासी भारतीय हैं जो 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं?
एनआरआई और आईईएटीएस केंद्रों के केंद्र जालंधर से अच्छी खबर है, जहां ट्रैवल एजेंटों और आव्रजन सलाहकारों के एक वर्ग ने दुनिया भर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 1 से 7 जून के बीच उड़ान टिकटों पर सेवा शुल्क में 50% की छूट की घोषणा की है। सबसे बड़ा चुनाव। इसी तरह आईईएटीएस केंद्रों ने भी उन छात्रों के लिए 50% मासिक शुल्क माफी की घोषणा की है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 6. उनकी जगह भरना मुश्किल। चुनाव से पहले पंजाब का एक गांव प्रकाश सिंह बादल की विरासत को दर्शाता है। प्रकाश सिंह बादल का पैतृक गांव बादल हमेशा शिरोमणि अकाली दल का पक्ष धर रहा है। इस बार ग्रामीणों का कहना है कि यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि गांव में कैसे मतदान होगा। 1 जून को जब पंजाब में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदान होगा तो प्रकाश सिंह बादल की विरासत उनके पैतृक गांव बादल में ग्रामीणों के दिमाग पर भारी पड़ेगी। शिरोमणि अकाली दल (सैड) के संरक्षक के निधन के बाद ये पहला चुनाव होगा और ग्रामीण स्वीकार करते हैं कि किसी को भी पूरा यकीन नहीं है कि जिस गांव ने हमेशा अकाली दल को अधिक वोट दिया है वह इस बार कैसे वोट करेगा। बड़े बादल साहब की एक अलग आभा थी, वह लोगों को उनके चेहरे से पहचानते थे, यहाँ तक कि उनके परिवारों को भी याद करते थे। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वह हमेशा एक अच्छे संपर्क वाले नेता थे। इस बार वह हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम ग्रामीणों के साथ साथ राज्य के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हैं, बादल के एक ग्रामीण राजेंद्र सिंह लाली ने बताया। 7. सुभाष प्लेस पुलिस स्टेशन में 2023 की हिरासत में मौत की मजिस्ट्रेटी जांच तेज करें, दिल्ली उच्च न्यायालय। यह आदेश 32 वर्षीय शेख शहादत की विधवा की याचिका पर आया, जिनकी कथित तौर पर सुभाष प्लेस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों की हिरासत में मौत हो गई थी। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में सुभाष प्लेस पुलिस स्टेशन में 2023 में एक 32 वर्षीय व्यक्ति की कथित हिरासत में मौत की मजिस्ट्रेट जांच को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया। यह आदेश शेख शहादत की विधवा की याचिका पर आया, जिनकी 23 जुलाई 2023 को सुभाष प्लेस थाने के पुलिस अधिकारियों की हिरासत में कथित तौर पर मौत हो गई थी। दोषी अधिकारियों पर एफआईआर एवं कार्रवाई। वैकल्पिक रूप से याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि संबंधित जांच मजिस्ट्रेट जो हिरासत में मौत की जांच कर रहे हैं, उन्हें जांच शीघ्रता से समाप्त करने के लिए कहा जाए। 8. आज मतदान। महाराष्ट्र की 5 में से 3 सीटों पर मजबूत वीवीपीएटी प्रदर्शन के बीच 2019 में निकटतम मुकाबला हुआ। अमरावती, नांदेड़ और परभनी निर्वाचन क्षेत्रों में वंचित बहुजन अघाड़ी कारक 2019 के लोकसभा चुनावों में महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिसमें पार्टी को शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच अंतर से अधिक वोट मिले। चुनाव अधिकारी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की पूर्व संध्या पर एक मतदान केंद्र पर कर्मचारियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी की कार्यप्रणाली समझाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज महाराष्ट्र की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। उनमें से 3 अमरावती, नांदेड़ और परभनी उन 5 निर्वाचन क्षेत्रों में से थे जहां विजेता उम्मीदवार और पीछे चल रहे उम्मीदवार के बीच सबसे कम वोटों का अंतर था। 2019 चुनाव। विशेष रूप से इन सभी सीटों पर वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) कारक महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिसमें पार्टी को जीतने और हारने वाले उम्मीदवार के बीच के अंतर से अधिक वोट मिले। 9. यह आधिकारिक है, सुनीता केजरीवाल देश भर में आपके लोकसभा अभियान का चेहरा होंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में आप उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। आप नेता आतिशी ने शुक्रवार को घोषणा की। रांची में हाल ही में आयोजित विपक्षी इंडिया ब्लॉक की रैली के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, सेवानिवृत्त भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता अपने पति की अनुपस्थिति में देश भर में आम आदमी पार्टी (आप) के लोकसभा अभियान का चेहरा होंगी। पार्टी ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से घोषणा की। यह घटनाक्रम आप द्वारा सुनीता को उनकी पहली राजनीतिक जिम्मेदारी दिए जाने के कुछ दिनों बाद आया है और अंदरूनी सूत्रों के अनुसार यह संकेत देता है कि उन्हें बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारियां देने का एक कदम उठाया जा रहा है। 10. भीड़भाड़ वाली जेलें, मामला एससी के समक्ष लंबित। दिल्ली एपीसी ने विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने की जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि यदि जनहित याचिका की अनुमति दी जाती है तो यह अधिक आबादी वाली जेलों को एक न्यायिक अधिकारी और एक समिति की जांच के अधीन कर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप विचाराधीन कैदियों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका PIL को खारिज कर दिया है जिसमें विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने के लिए न्यायिक अधिकारी द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश जारी करने और यह तय करने के लिए एक समिति के गठन की मांग की गई थी कि किन विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जा सकता है। याचिकाकर्ता गौतम कुमार लाहा की याचिका को खारिज करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने अपने 24 अप्रैल मान याचिका PIL में आग्रह किया गया भीड़भाड़ का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका 11 केरल CPM नेता जयराजन से मुलाकात पर प्रकाश जावड़ेकर, हम मिले होंगे, क्या यह अपराध है? जैसा कि कांग्रेस ने निशाना साधा है, बीजेपी के केरल प्रभारी कहते हैं यह फर्जी खबर है। सुधाकरन या शोभा सुरेंद्रन को कैसे पता है कि मैं किससे मिलता हूं या बात करता हूं? भाजपा की वरिष्ठ नेता शोभा सुरेंद्रन ने एक बम विस्फोट के एक दिन बाद दावा किया कि CPI-IM केंद्रीय समिति के सदस्य और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF के संयोजक EP जयराजन ने भाजपा में शामिल होने के लिए चर्चा की और अपनी पार्टी वरिष्ठ भाजपा से खतरे केडर से निर्णय वापस ले लिए। नेता प्रकाश जावड़ेकर ने इसे फर्जी खबर करार दिया। केरल के प्रभारी केंद्रीय भाजपा नेता जावड़ेकर ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन पर निशाना साधा, जिन्होंने शुक्रवार को जयराजन की जहाज छोड़ने की योजना को लेकर वामपंथियों पर निशाना साधा था। यह फर्जी खबर है। सुधाकरन को कैसे पता है कि मैं किससे मिलता हूं या बात करता हूं? जावड़ेकर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया। 12 निवर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला को कोटा में कट्टर प्रतिद्वंद्वी राज्य के वफादार से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कोटा से 2 बार के सांसद अनुपस्थित बिरला की तुलना जमीनी नेता प्रहलाद गुंजल से की जा रही है, लेकिन मोदी की अपील इतनी मजबूत हो सकती है कि उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष और भाजपा कोटा उम्मीदवार ओम बिरला और वसुंधरा राजे के वफादार और कांग्रेस कोटा उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल। 2 बार के भाजपा सांसद ओम बिरला को अपनी कोटा लोकसभा सीट पर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जहां 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसका एक कारण अपने पिछले कार्यकाल के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र से उनकी अनुपस्थिति है, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। दूसरे उनके प्रतिद्वंद्वी हैं कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल, जो पूर्व भाजपा नेता और वसुंधरा राजे के वफादार हैं। बिरला को पिछले 5 वर्षों से निर्वाचन क्षेत्र में नहीं देखा गया था। अब जब चुनाव आ गए हैं तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर यात्रा कर रहे हैं, रंगपुर गांव के निवासी महेश पैरवा कहते हैं। 13 राजनीति में आज बहुत पर्चियों के 100% सत्यापन की मांग वाली याचिका पर SC का फैसला। साथ ही राहुल गांधी, शशि थरूर, राजीव चंद्रशेखर और अरुण गोविल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मैदान में दिग्गज उम्मीदवारों में से हैं। VVPAT मशीन EVM की मतपत्र इकाई से जुड़ी होती है और मतदाता की पसंद के साथ कागज की एक पर्ची प्रिंट करके मतदाता के वोट के लिए दृश्य सत्यापन प्रदान करती है। शुक्रवार को संसदीय चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानियों में से एक सुप्रीम कोर्ट से आ सकती है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल्स या VVPAT के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM का उपयोग करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रॉस सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने वाली है। 14 असम में आज मतदान हो रहा है। बंगाली मुस्लिम मतदाता 5 सीटों पर निर्णायक कारक हैं। मध्य असम और बराक घाटी के 5 निर्वाचन क्षेत्रों में शुक्रवार को मतदान होगा, जिसके परिणाम में जनसांख्यिकी संतुलन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है। पिछले साल के परिसीमन अभ्यास में नागाम, दीफू, तरांग उदलगुरी, सिलचर और करीमगंज के कई निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इस चरण में बंगाली मुस्लिम मतदाताओं द्वारा निभाई जाने वाली निर्णायक भूमिका में एक असामान्य दृश्य सामने आया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा असम में भाजपा के प्राथमिक प्रचारक, जिन्होंने अतीत में घोषणा की थी कि भाजपा को 2024 में मियां बंगाली मुसलमानों के लिए एक अपमानजनक शब्द वोटों की जरूरत नहीं है, अपनी रैलियों में बड़े पैमाने पर मतदान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ढिंग, लहरीघाट, रुपोही और हैलाकांडी जैसे बंगाली मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जब चुनाव आएंगे तो मैं खुद उनसे अनुरोध करूंगा कि वे हमें वोट न दें। परिवार नियोजन का पालन करने, बाल विवाह रोकने और कट्टरवाद छोड़ने के बाद ही हमें वोट दें, शर्मा ने पिछले अक्टूबर में संवाददाताओं से कहा था। 15 PM मोदी, बीजेपी के वादों ने अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए कुछ दरवाजे खोले।
असंगठित और ज्यादातर हाथ से काम करने वाली इकाइयों द्वारा संचालित उद्योग में अभी भी 10,000 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार होता है। भाजपा के 2 बार सांसद रहे उम्मीदवार ने सरकार की एक राष्ट्र एक उत्पाद योजना का हवाला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अलीगढ़ में पार्टी उम्मीदवारों के साथ इस सप्ताह की शुरुआत में अलीगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक जिला एक उत्पाद उद्योग अपॉस्ट्रफी पहल के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिकता पर रखे गए तालों में से एक के रूप में इसके प्रसिद्ध तालों का उल्लेख किया। भाजपा सरकार हर उद्योग को मजबूत कर रही है। मुद्रा योजना से भी यहां के लघु उद्योगों को बहुत मदद मिली है, मोदी ने कहा। अलीगढ़ की संकरी गलियों में जहां ताला उद्योग और उसकी सहायक इकाइयां संचालित होती हैं, यहां हर घर में ताला बनता है, यहां हर घर में ताले बनते हैं कहावत है। ऐसे वादे अभी तक नहीं हुए हैं। 16 दक्षिणी भारत जल संकट का सामना कर रहा है क्योंकि जलाशयों का स्तर गिरकर केवल 17% क्षमता रह गया है। केंद्रीय जल आयोग। दक्षिणी क्षेत्र में कम भंडारण स्तर इन राज्यों में पानी की बढ़ती कमी और सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन के लिए संभावित चुनौतियों का संकेत है। केंद्रीय जल आयोग के हालिया बुलेटिन के अनुसार दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य शामिल हैं, ने ऐतिहासिक औसत की तुलना में जलाशय क्षमता के केवल 17% पर जल भंडारण को काफी कम कर दिया है। सीडब्ल्यूसी द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जलाशय भंडारण स्तर के संबंध में गुरुवार देर रात जारी बुलेटिन में बताया गया कि दक्षिणी क्षेत्र में सीडब्ल्यूसी निगरानी के तहत 42 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 53.334 BCM अरब घन मीटर है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इन जलाशयों में उपलब्ध कुल भंडारण 8.865 BCM है, जो उनकी कुल क्षमता का केवल 17% है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान भंडारण स्तर 29% और इसी अवधि के 10 साल के औसत 23% की तुलना में काफी कम है। 17 करीब 40 बार अदालतों ने ईवीएम पर याचिकाएं खारिज की, चुनाव आयोग के अधिकारी। पदाधिकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की हालिया टिप्पणी का भी हवाला दिया कि ईवीएम 100% सुरक्षित हैं और राजनीतिक दल दिल से जानते हैं कि मशीनें निष्पक्ष हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्र प्रणाली की वापसी की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि संवैधानिक अदालतों ने कम से कम 40 मौकों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पदाधिकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की हालिया टिप्पणी का भी हवाला दिया कि ईवीएम 100% सुरक्षित हैं और राजनीतिक दल दिल से जानते हैं कि मशीनें निष्पक्ष हैं। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ ईवीएम का उपयोग करके डाले गए वोटों के पूर्ण सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि सिस्टम के किसी भी पहलू पर आंख बंद करके अविश्वास करना अनुचित संदेह पैदा कर सकता है। 18 लोकसभा मतदान प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं, उम्मीदवार मतदान के बाद 5% ईवीएम के सत्यापन की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वीवीपैट पर्चियों की ईवीएम गणना के साथ 100% सत्यापन की याचिका खारिज करने के साथ लोकसभा चुनाव के लिए मतदान ईवीएम का उपयोग करना जारी रहेगा, जिसमें 100% मशीनें वीवीपैट इकाई से जुड़ी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) गिनती के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के 100% सत्यापन की याचिका खारिज कर दी। मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया वही रहेगी। ईवीएम का उपयोग करके मतदान जारी रहेगा, जिसमें 100% मशीनें वीवीपैट इकाई से जुड़ी होंगी। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ईवीएम गणना के साथ सत्यापन के लिए 5 यादृच्छिक रूप से चयनित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों या खंडों की वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती की जाएगी। याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की मांग की थी। अदालत ने कागजी मतपत्रों की वापसी की याचिका भी खारिज कर दी। जहां तक मतदाताओं का सवाल है, प्रक्रिया वही रहेगी। 19 जम्मू कश्मीर के बारामूला में फिर से शुरू हुई गोलीबारी में 2 आतंकवादी मारे गए, 2 सैन्यकर्मी घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच दूसरे दिन भी जारी मुठभेड़ में शुक्रवार को 2 आतंकवादी मारे गए, जबकि कई सैन्यकर्मी घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 2 आतंकी मारे गए हैं। यह मुठभेड़ उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके के चेक मोहल्ला नौपोरा में गुरुवार को शुरू हुई थी। उन्होंने बताया कि रात की शांति के बाद शुक्रवार सुबह फिर से गोलीबारी हुई। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 2 आतंकी मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में घायल हुए सेना के 2 जवानों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।
गुरुवार को मुठभेड़ स्थल के पास एक नागरिक भी घायल हो गया। उन्होंने बताया कि इलाके से आतंकवादियों को बाहर निकालने का अभियान जारी है। 20 बिहार के दरभंगा में शादी के पंडाल में आग लगने से 6 लोगों की मौत। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि बिहार के दरभंगा जिले में एक शादी के पंडाल में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना बहेड़ा थाना क्षेत्र के अलीनगर में गुरुवार रात करीब 11:15 बजे घटी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पटाखे फोड़ने के दौरान पंडाल में आग लग गई। पुलिस ने कहा कि ऐसा संदेह है कि पंडाल के अंदर रखे कुछ ज्वलनशील पदार्थों ने आग को तेजी से फैलने में मदद की। मृतकों की पहचान सुनील पासवान 26, लीला देवी 30, कंचन देवी 26, सिद्धांत कुमार 4, शशांक कुमार 3 और साक्षी कुमारी 5 के रूप में की गई। पुलिस ने बताया कि आग में 3 गायों की भी मौत हो गई। मैंने आग का सही कारण जानने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों के अनुसार पीड़ितों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है, जिला मजिस्ट्रेट राजीव रोशन ने पीटीआई को बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने कहा कि आग लगने की सूचना मिलने के तुरंत बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। 21 पूर्व विधायक के बंगले पर गलती से सर्विस हथियार से गोली चलने से छत्तीसगढ़ पुलिसकर्मी की मौत, सहकर्मी घायल। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह 7 से 8 बजे के बीच हुई, जब छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 2 जवान यहां सिविल लाइन्स इलाके में पूर्व विधायक देवती कर्मा के बंगले के बैरक में अपने सर्विस हथियारों की सफाई कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि शुक्रवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक पूर्व कांग्रेस विधायक के बंगले में दुर्घटनावश बंदूक छूटने से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह 7 से 8 बजे के बीच हुई, जब छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 2 जवान यहां सिविल लाइन्स इलाके में पूर्व विधायक देवती कर्मा के बंगले के बैरक में अपने सर्विस हथियारों की सफाई कर रहे थे। उन्होंने कहा, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गलती से पिस्तौल से निकली गोली सहायक प्लाटून कमांडर रामकुमार दोहरे की हथेली को भेदते हुए हेड कांस्टेबल अजय सिंह के सीने में जा लगी। दोनों को एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां सिंह ने गोली लगने के कारण दम तोड़ दिया। दोहरे का इलाज चल रहा है, उन्होंने कहा। 22 तेलंगाना की मतदाता सूची को यथासंभव शुद्ध किया गया, नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ सलाह जारी की जा रही है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज। तेलंगाना में 13 मई को 17 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव होने हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने द इंडियन एक्सप्रेस से मतदाता सूची में संशोधन और बढ़ते तापमान के बीच मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बात की। जैसे जैसे तेलंगाना में राजनीतिक दल 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कमर कस रहे हैं, बढ़ते पारे के स्तर के मद्देनजर संभावित कम मतदान को लेकर चिंताएं सामने आ रही हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। राजनीतिक गर्मी भी बढ़ रही है, क्योंकि राज्य में 17 लोकसभा सीटों के लिए आम चुनाव होने जा रहे हैं। महज 6 महीने बाद हुए विधानसभा चुनावों में विपक्षी कांग्रेस ने भारत राष्ट्र समिति से राज्य छीन लिया, जो तब से सत्ता में है। पिछला दशक। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार में तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने ऐसी कई चिंताओं को संबोधित किया। 23 टिंडर, हिंज और बम्बल जैसे डेटिंग ऐप्स विज्ञापन के लिए आपकी व्यक्तिगत जानकारी बेच सकते हैं। फायरफॉक्स निर्माता मोजिला फाउंडेशन की एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि टिंडर, हिंज और बम्बल जैसे डेटिंग ऐप्स आपकी व्यक्तिगत जानकारी विज्ञापनदाताओं को बेच सकते हैं और कभी कभी आपकी जासूसी भी कर सकते हैं। यह शोध एक गैर लाभकारी संगठन मोजिला फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। टिंडर, बम्बल और हिंज जैसे डेटिंग ऐप्स ने नए लोगों को ढूंढने और कभी कभी प्यार करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। हालांकि एक हालिया रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ये कंपनियां विज्ञापनदाताओं को उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी बेच सकती हैं। मोजिला फाउंडेशन के शोधकर्ताओं के अनुसार जिन 25 डेटिंग ऐप्स की उन्होंने समीक्षा की, उनमें से 22 उपयोगकर्ता की गोपनीयता की रक्षा करने में विफल रहे। कुछ के पास डेटा उल्लंघनों का ट्रैक रिकॉर्ड भी था। रिपोर्ट में टिंडर, बम्बल, हिंज और ओकेक्यूपिड जैसे लोकप्रिय डेटिंग ऐप्स को प्राइवेसी नॉट इंक्लूड करार दिया गया, जो शोध में सबसे कम रेटिंग है। 24 पीले डिजाइन से आप मूर्ख न बने, नथिंग हियर ए में कुछ विशेषताएं हैं। नथिंग हियर ए हाल ही में लॉन्च किए गए नथिंग हियर का अधिक किफायती संस्करण है, लेकिन जब ऑडियो विभाग की बात आती है तो इसमें कुछ गंभीर विशेषताएं हैं। नथिंग हियर ए नथिंग आर हियर का अधिक किफायती संस्करण है।
कुछ उत्पाद डिजाइन है जो आपको अच्छा और खुश महसूस कराते हैं। और जब मैंने नया चुलबुला सा दिखने वाला नथिंग ईयर बॉक्स से बाहर निकाला तो मेरे मन में बिल्कुल यही भावनाएं थीं। यहाँ नथिंग का ट्रेडमार्क पारदर्शी डिजाइन एक बबल डिजाइन से मिलता है जो एक पारदर्शी हुड के साथ पीले बाथटब की उपस्थिति देता है जिसमें 2 ईयरबड होते हैं। इससे अधिक आनंददायक कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जल्द ही मुझे पता चला कि यह सिर्फ डिजाइन के बारे में नहीं था। हालांकि यह नथिंग ईयर की तुलना में अधिक किफायती संस्करण माना जाता है जिसकी हमने कुछ दिन पहले समीक्षा की थी, लेकिन जब ऑडियो गुणवत्ता की बात आती है तो यह भी एक पंच पैक करता है। 25 टिस मैक्वेरी विश्वविद्यालय ने सार्वजनिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोहरा डिग्री कार्यक्रम शुरू किया। सार्वजनिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इमे 2 साल का दोहरा डिग्री कार्यक्रम है जो छात्रों को 2 संस्थानों से 2 स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करने की अनुमति देता है। यह पाठ्यक्रम इच्छुक नीति निर्माताओं को वर्तमान वैश्विक परिदृश्य की जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक अंतर्विषय ज्ञान और कौशल से लैस करता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस हैदराबाद परिसर ने मैक्वेरी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से सार्वजनिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मास्टर ऑफ आर्ट्स में एक दोहरी डिग्री कार्यक्रम शुरू किया। यह दोहरी डिग्री कार्यक्रम महत्वाकांक्षी नीति निर्माताओं को वर्तमान वैश्विक परिदृश्य की जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक अंतर्विषय ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप लोगों को धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।